नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के एम.कॉम फाइनल एबीएसटी के सभी नियमित विद्यार्थियों का मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर इन एबीएसटी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पीछे के जो एक क्वेश्चन लिया था उसके अंदर अपन लीनियर प्रोग्रामिंग को सिंप्लेक्स मेथड से हल करना सीखा था। आज के इस व्याख्यान में अपन एक प्रॉब्लम और लेते हैं जिससे आपके जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम ही है, यानी लाभ को अधिकतम करने की प्रॉब्लम है, जिसमें दो आपके सामने कांस्टेंट्स हैं और एक इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को जो आपके सामने दी हुई है, यदि वो आपके पैराग्राफ के रूप में है तो उसे हम पहले एक टेबल बना करके और उसको अपन गणितीय प्रतिरूप में बदलते हैं। लेकिन ये तो प्रॉब्लम चूँकि आपको गणितीय रूप में दी हुई है, इसलिए उसको बदलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसको हल करने के लिए जो प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों को समता में यानी इक्वल इक्वेशन के रूप में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो आपके जो ये रेस्ट्रिक्शंस या कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, ये असमता प्रतिबंधों के रूप में हैं, जिन्हें समता के रूप में अपन बदलने के लिए यानी इक्वेशन के रूप में बदलने के लिए, चूँकि लेस देन इक्वलिटी के साइन वाले होते हैं, उसके अंदर अपन कुछ न कुछ जोड़ेंगे तब वो इक्वल होगा। तो प्रथम जो है उसके अंदर अपन S1 जोड़ने पर और दूसरे में S2 जोड़ने पर जो इक्वेशन बनेंगी वो अपन इस तरीके से देंगे। ये जो अपन S1 S2 इनको स्लैक वेरिएबल बोलते हैं, यानी अप्रयुक्त चर बोलते हैं, और इनको जोड़ने से ये इक्वेशन के रूप में ये आपके सामने है। 2x1 + x2 + s1 = 30, x1 + 2x2 + s2 = 24। ये प्रतिबंध समता के रूप में बदल गए। अब चूंकि दो नए चर जोड़े गए हैं तो प्रत्येक चर का अप्रयुक्त चर का जो लाभांश भी इसमें ऐड हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो पर यूनिट जो इसका लाभांश होता है वो 0 माना जाता है अप्रयुक्त चरों का। तो इस प्रकार से सभी चरों का जो कुल लाभ आएगा वो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में शो होगा, जो मैक्सिमाइजेशन z = 4x1 + 3x2 + 0s1 + 0s2, इस तरीके से टोटल मिलाकर के कुल जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और इसके बाद में सब्जेक्ट टू अपन ने ये वापिस लिख देंगे कॉन्स्टेंट्स को। इसके बाद में x1 x2 s1 s2 ये सभी जो हैं वो ऋणोत्तर प्रतिबंध के रूप में > 0 होते हैं। ये केवल शो करने के लिए होता है। अब अपन आते हैं सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट बनाना बहुत आसान होती है। हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसको ऊपर प्रारूप में उतारते हैं। जैसे आपके 4 कॉलम बने x1, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 4 चर हैं x1 x2 s1 और s2, तो आपने ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्मेट के अंदर ऊपर वाले में x1 x2 s1 s2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन उतर गई, और उसके जो गुणक हैं यानी इसके जो मल्टीप्लायर हैं यानी इनके जो पर यूनिट लाभांश हैं वो 4 3 0 0 हमने उसके नीचे उतार दिया। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ये उतर गई। इसके बाद में जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अपन टेबल के भीतर उतारते हैं, यानी फॉर्मेट में तो भीतर उतारते हैं। 3 पहले कॉलम जो होते हैं प्रोग्राम वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और क्वांटिटी, ये हम लिखते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि प्रोग्राम वेरिएबल के अंतर्गत जो ये 3 कॉलम है प्रोग्राम वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और क्वांटिटी, ये हम पहले वर्टिकल भरते हैं, उसके बाद में हम कॉन्स्टेंट्स को आगे उतारेंगे। तो वर्टिकल पहले हम भर लेते हैं, फिर हम हॉरिजॉन्टल भरेंगे प्रत्येक रो वाइज। तो चलिए इन तीनों कॉलम्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम वेरिएबल के अंतर्गत हम वो वेरिएबल इंक्लूड करते हैं जो प्रत्येक रो के अंदर +1 होता है, जिसका गुणक +1 होता है और जो दूसरे में नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए x2 +1 है, लेकिन x2 दूसरे इक्वेशन में आ गया जिसमें 2x2 लिखा हुआ है, लेकिन s1 एक ऐसा गुणक ये वेरिएबल है जो कि केवल इस पहले प्रतिबंध में ही है, दूसरे प्रतिबंध में नहीं है, और इसका गुणक 1 है। तो इसलिए पहले लाइन जो है प्रोग्राम वेरिएबल वो s1 आया और दूसरी लाइन में s2 आ गया। अब इनके जो 0 0 इनके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख दिए,
क्वांटिटी हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी जो लास्ट में यानी RHS जो राइट हैंड साइड होती है वो आपको क्वांटिटी में मेंशन करना होता है। तो 30 और 24 हमने क्वांटिटी में लिख दिया। अब हम दोनों कॉन्स्टेंट्स की जो बची हुई चीजें होती हैं इनको हम हॉरिजॉन्टली पहले फिलअप करेंगे। जैसे S1 जो कॉन्स्टेंट्स अपन ने लिया है प्रोग्राम वेरिएबल, उसके जो कांस्टेंट जो लिखी हुई है 2x1 प्लस x2 s1, वो ऐसे कैसा उतारना होता है आपको। तो 2 1 फिर 1 फिर 0 हो जाएगा s2 के नीचे। ऐसे ही दूसरा जब अपन उतारेंगे तो x1 के लिए का गुणक 1 होता है, फिर प्लस 2x2 में 2 आ गया, प्लस s1 है नहीं तो 0 हो गया, फिर s2 में 1 हो गया। इस तरीके से ये दोनों कांस्टेंट हमने टेबल के भीतर उतार दिए। तो अभी तक की हमारी इस सिचुएशन में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन उतारा और उसके बाद में हमने ये कांस्टेंट्स को टेबल के भीतर उतार दिया। और इसके बाद में हम नीचे NER निकालते हैं। तीसरी रो जो होती है नेटिव एलिवेशन रो, ये आपको सभी चरों की ही नेटिव एलिवेशन रो निकालनी होती है, इसलिए हमने क्वांटिटी तक इस पूरी NER को भर दिया, लिख दिया। और अब हम केवल चरों के ही NER यानी नेटिव एलिवेशन रो कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब जैसे x1 के नीचे क्या आएगा, x1 का NER क्या आएगा, तो x1 का NER निकालने के लिए हम x1 का जो ऊपर लिखा हुआ है ना 4 यानी कंट्रीब्यूशन, इसमें से हम माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? इसके नीचे वाले में 2 है और फिर इसके नीचे 1 है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी 0 से, 1 को भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी 0 से, ये मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं और ऊपर वाले कंट्रीब्यूशन में से घटा देते हैं। तो यानी कुल मिलाकर के 4 माइनस हम ब्रैकेट शुरू करते हैं 2 इंटू 0 फिर प्लस 1 इंटू 0। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो नीचे ब्रैकेट के अंदर का जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। तो 4 में से 0 माइनस करेंगे तो नीचे 4 आ गया। बस यही प्रक्रिया आपकी रहेगी, यानी आगे वाले में 3 माइनस ब्रैकेट शुरू 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, तो 3 माइनस 0 यानी 3। इसी प्रकार से अगले वाले में 0 माइनस करेंगे फिर 1 इंटू 0 और 0 इंटू 0 यानी 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा। फिर ऐसे इसमें भी 0 इंटू 0 1 इंटू 0 और 0 में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इस तरीके से ये NER आ गया। ये NER की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है अगर कोई आती है, दैट मीन्स आपको आगे और टेबल बनानी पड़ेगी। ये टेबल सिंपलेक्स टेबल आपका हल प्रदान नहीं करती है। इसमें 2 पॉजिटिव वैल्यू हैं 4 और 3। तो जब हमें ये पता लग गया है कि ये टेबल हमारा अनुकूल तो हम हल नहीं देती है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये टेबल इसका मतलब लॉक हो गई। अब ये टेबल अपना सॉल्यूशन नहीं देती तो ये लॉक टेबल है। इस टेबल का लॉक को अनलॉक करने के लिए यानी खोलने के लिए हमें 3 चाबियों की जरूरत पड़ेगी। और 3 चाबियों की जरूरत पड़ेगी तो हम पहले चाबी नंबर 1 की कॉलम निकालते हैं। की कॉलम आपका सीधा सा है, क्या जो NER का सबसे बड़ा जो वैल्यू होती है यानी जैसे 4 है, ये पूरा का पूरा कॉलम x1 कॉलम है। ऊपर आप देखेंगे तो x1 कॉलम है, ये पूरा का पूरा कॉलम की कॉलम हो गया। ठीक है, क्लियर बात। दूसरा हम की रो निकालते हैं। की रो निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो की कॉलम आपने सिलेक्ट किया इसकी एंट्रीज का भाग आप क्वांटिटी में दे देंगे। जैसे 30 का भाग 2 में दे देंगे तो रेशियो आएगा। आगे लास्ट रेशियो जो है, लास्ट वाला कॉलम अभी अपना खाली पड़ा था, हम की कॉलम की एंट्री का भाग क्वांटिटी में देते हैं। तो 30 भाग 2 किया तो 15 आया, 24 भाग 1 किया तो 24 आया। अब इस रेशियो में जो छोटी वाली पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी हमेशा ध्यान रखें सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू को हम लेते हैं और वही की रो होती है। तो 15 वाली की रो का मतलब S1 की रो हो गया। इसका शुरुआत S1 से हुई तो S1 पूरी की पूरी रो जो है यानी लाइन है पूरी की पूरी की रो हो गई। दोनों जहां पर भिड़ते हैं की कॉलम और की रो, वो एक नंबर होता है। जैसे इसमें 2 है, ये की नंबर कहलाएगा। तो इस तरीके से की कॉलम हुआ x1, की रो हुई S1 और की नंबर हुआ 2। ये तीनों चाबियां हमें निकालने के बाद हमें यह पता लग जाता है कि
अब जब हम किसी प्रोग्राम में एंटर करेंगे वेरिएबल, तो प्रोग्राम वेरिएबल में जो नेक्स्ट टेबल का जो प्रोग्राम वेरिएबल में एंटर करेंगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो टेबल का प्रोग्राम वेरिएबल होगा वो जो इससे पहले वाली यानी ये जो फर्स्ट टेबल है इसका की कॉलम तो प्रोग्राम वेरिएबल में एंटर हो जाएगा और इस टेबल का की रो यहां से आउट हो जाएगा। दैट मीन्स x1 को आप s1 की जगह बैठा देंगे, क्योंकि s1 तो आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा और x1 इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा। तो s1 की जगह x1 को बैठा देंगे और s2 का वेरिएबल को हम ऐसा कैसा s2 नाम लिख देंगे। तो ये हमने यही तय कर लिया कि किसकी जगह क्या आएगा। ये तय करने के बाद अब हम नेक्स्ट टेबल पर आते हैं, टेबल नंबर 2। सिंप्लेक्स टेबल 2 निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम s1 की जगह x1 आ गया और s2 लिख दिया। फिर मैंने आपको कहा था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम जो है वो लिख देंगे। x1 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 है और s2 का 0 है। अब हम क्वांटिटी से कैलकुलेशन शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें वैसे उतारने वाला बात नहीं है। इसमें अब आगे की जितनी भी कैलकुलेशन होती है, ऊपर वाला फॉर्मेट सेम रहेगा, x1 x2 s1 s2 और 4 3 0 0, ये बिल्कुल सभी टेबलों में सेम चलेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या हुआ कि केवल हमने प्रोग्राम वेरिएबल और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का लगा। अब हम क्वांटिटी से लेकर के और आगे s2 तक की सारी कैलकुलेशन को हम एक तरीका है जिसको अपनाएंगे, वो सारा हमें हॉरिजॉन्टल करना है अब कैलकुलेशन, वर्टिकल नहीं। तो अब इसके अंदर देखिए टेबल नंबर 2 की आपको सबसे पहले जो नया जो रो आई है x1, मैंने कहा कि नया कोई भी मेहमान आता है उसको हम पहले स्वागत करते हैं। तो x1 जो है वो हमारा नया मेंबर आया, हम पहले उसको रेस्पेक्ट देंगे और उसकी सारी प्रविष्टियों को हम भर देंगे। तो x1 के सामने जितनी भी आप जिसकी जगह आया वो s1 की जगह आया। तो s1 यानी पंक्ति s1 पंक्ति जो थी टेबल फर्स्ट की s1 पंक्ति की सभी एंट्रीज में हम की नंबर का भाग दे देंगे। जैसे देखिए ये जो पहली वाली पंक्ति थी उसकी s1 पंक्ति यानी q से शुरू करना आपको, तो 30 में 2 का भाग दे देंगे 15, 2 में 2 का भाग दे देंगे 1, 1 में 2 का भाग दे देंगे 1/2, फिर 1 में भाग दे देंगे 1/2, फिर 0 में देंगे तो 0। यानी ये पूरी की पूरी पंक्ति की जगह कैसे आएगी, सीधा सा मामला है, s1 की जगह x1 आया तो s1 की सभी एंट्री में की नंबर का भाग दे दिया। तो पूरी की पूरी x1 पंक्ति ऐसे कैसे हमने उतार दी, 15, 1, 1/2, 1/2 और 0। ठीक है, राइट। अब ये एक पंक्ति तो होगी, दूसरी पंक्ति उतारने का क्या है, x1 पंक्ति उतारने का मैंने आपको कहा इसका फॉर्मूला क्या लिखना आपको, सिंपलेक्स टेबल यानी तालिका 1 की रो बटा की नंबर, ये इसका की रो बटा की नंबर यानी की रो बटा की नंबर, ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका है। अब आई s2 पंक्ति। s2 पंक्ति के लिए जो है वो पूरी पंक्ति को निकालने का एक तरीका है और उसका एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको लिखा है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड एंट्री माइनस यानी ओल्ड एंट्री माइनस s2 की ओल्ड एंट्री माइनस की कॉलम इंटू की रो बटा की नंबर। ये ध्यान रख लें बस आप फॉर्मूला, की ओल्ड एंट्री माइनस फिर ब्रैकेट शुरू करें की कॉलम इंटू की रो बटा की नंबर, ये हमारा फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को हम ध्यान करते हुए पूरी s2 पंक्ति की प्रविष्टियां कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा हेडिंग क्या हुआ, s2 पंक्ति की प्रविष्टियां, ये हमारा हेडिंग हुआ और ये फिर हमने फॉर्मूला लिख लिया ओल्ड एंट्री माइनस। अब हम s2 पंक्ति में आने वाले सभी जो कैलकुलेशन करेंगे वो कौन कौन से कॉलम के नीचे कैलकुलेशन करेंगे, तो s2q करेंगे, s2x1 करेंगे, s2x2 करेंगे, s2s1 करेंगे और s2s2 करेंगे। ये हमने लिख लिए सारे यहाँ तक। फिर इक्वल कर लो सब में, मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको जिससे गलती नहीं होगी आपको, पहले तो आप ये कॉलम्स लिख लो जिनकी आपको खानों को भरना है। तो s2q भरना है, s2x1 x2x2, ठीक है, ये भरने। फिर इक्वल सब में लगा लो। इसके बाद में आप क्या करो, और सबकी ओल्ड एंट्री लिख लो। ओल्ड एंट्री करने के लिए आपको क्या है कि आपको सीधा टेबल फर्स्ट पर चले जाओ
और इस टेबल फर्स्ट की S2 पंक्ति थी, उसकी ओल्ड एंट्री थी, तो चॉइस माइनस ब्रैकेट शुरू, 1 माइनस ब्रैकेट शुरू, 2 माइनस ब्रैकेट शुरू, 0 माइनस ब्रैकेट शुरू, 1 माइनस ब्रैकेट शुरू, यानी S2 पंक्ति की Q से लेकर के हमने S2 तक सारी ओल्ड एंट्री को लिख लिया और आगे माइनस करके ब्रैकेट शुरू कर दो आप। ठीक है, हमारा फॉर्मूला था ओल्ड एंट्री माइनस ब्रैकेट शुरू। अब की कॉलम इंटू की रो लिखते हैं, तो पहले की कॉलम लिखते हैं। तो की कॉलम देखिए, आप की कॉलम में ऊपर क्या था, 2 और 1 था नीचे, लेकिन आप जो पंक्ति कैलकुलेट कर रहे हैं उसके सामने की कॉलम में जो प्रविष्टि है वो 1 है। ठीक है, तो हम सब में 1 आएगा, यानी S2 पंक्ति के सामने सब में 1 रहेगा, एक ही कॉलम 1 सब में रहेगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू सब में कर दो। ठीक है, कर दिया होगा, 1 इंटू 1 इंटू सब में कर दो। और उसके बाद में आपको की रो लिखनी है, तो की रो लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सब में इंटू 30 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 0। ये आपके सामने है, देखिए नीचे सब में आपने 1 इंटू 1 सब में किया हुआ है। फिर की रो में अलग अलग आएंगे सब वैल्यूज, 30 2 1 1 0, और फिर नीचे सब में एक ही वैल्यू आएगी, की नंबर 2 2 2 2 सब में आ गई। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना, मैंने आपको बताया कि कोई चीज जब आप माइनस करते हैं आगे वाली चीज ब्रैकेट में होनी चाहिए। अब आप इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे और उसके बाद में इसको 24 में से 1 में से 2 में से माइनस करेंगे, तो सामने आपकी वैल्यूज आएंगी सारी 9 0 3/2 1/2 और 1। ये सभी वैल्यूज आपकी कैलकुलेट कर ली और इन सब वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए टेबल सेकंड में। हमने सभी वैल्यूज को टेबल सेकंड में रख दिया। अब जैसे इस टेबल के अंदर क्या है, हम पहले NER का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि NER ही तो ये बताती है नहीं कि ये टेबल सॉल्यूशन देती है कि नहीं। अब यहाँ पर NER कैलकुलेट करने का वही नियम, क्या ऊपर जो सारे केवल वेरिएबल्स का करते हैं NER कैलकुलेशन, तो 4 माइनस ब्रैकेट शुरू करते हैं, यानी ऊपर x1 का जो NER कैलकुलेट करेंगे तो x1 का जो कंट्रीब्यूशन है 4 है, तो 4 में से माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे, ब्रैकेट शुरू कर देंगे, और इसके बाद में इस पूरे कॉलम की जो एंट्री को आप कंट्रीब्यूशन से गुणा कर दो, जैसे 1 इंटू 4 0 इंटू 0, तो इसको आप जब जोड़ करके माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, तो x1 के नीचे 0 हो गया। फिर x2 का भी ऐसे करेंगे, 3 माइनस 1/2 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 0, तो ये आप जोड़ करके माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। इसके बाद में फिर 0 माइनस करेंगे, 1/2 इंटू 4 प्लस माइनस 1/2 इंटू 0, ये प्लस करेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे 0 में से तो रिजल्ट आएगा -2, फिर लास्ट का रिजल्ट आ जाएगा 0। इस तरीके से NER की एक एंट्री फिर पॉजिटिव आ गई, यानी x2 कॉलम फिर पॉजिटिव आ गया, इसका NER 1। तो इसका मतलब ये टेबल भी आपका सॉल्यूशन नहीं देती है, एक टेबल आपको और बनानी पड़ेगी, तो और टेबल बनानी पड़ेगी, तो वही बात, फिर ये टेबल इज नाउ दिस टेबल इज लॉक्ड, तो आपको इसको खोलने के लिए आगे आपको फिर 3 चाबियां बनानी पड़ेंगी। तो हम पहले बनाते हैं की कॉलम हमेशा सबसे बड़ा पॉजिटिव, यानी x2 कॉलम हो गया, जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है वो x2 कॉलम है, ये हमारा की कॉलम हो जाएगा। इसकी एंट्रीज का भाग हम क्यू में देंगे तो रेशियो निकलेगा, जैसे 15 में 1/2 का भाग देंगे तो 15 इंटू 2/1 हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। फिर 9 में 3/2 का भाग देंगे तो 9 इंटू 2/3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब दोनों के अंदर जो छोटा है वो 6 है, तो ये 6 वाला की रो हो जाएगी, यानी x2 जो है वो पूरी पंक्ति की रो हो गई, x2 जो है वो पूरा की कॉलम हो गया। और इन दोनों की जहां भिड़ते हैं वो है 3/2, वो की नंबर हो गया, जो मैंने k डॉट n डॉट लिखा है ये की नंबर हो जाएगा 3/2, जहां की रो और की कॉलम मिलते हैं। और इसके बाद में हमें ये पता लगा लेना है कि नई जो टेबल होगी उसके अंदर नया मेंबर कौन सा आएगा, प्रोग्राम वेरिएबल में शामिल करेंगे, वो s2 की जगह x2 हो जाएगा, यानी x2 तो इनकमिंग वेरिएबल हो जाएगा और s2 आउटगोइंग रो हो जाएगी। तो रो कौन सी होती है, की रो विल गो, की रो भगा देंगे और उसकी जगह नया कॉलम को वेलकम कर देंगे, तो x2 को हम s2 की जगह बैठा देंगे और प्रोग्राम वेरिएबल में, और x1 ऐसा कैसा ऊपर रह जाएगा।
तो प्रोग्राम वेरिएबल में दो वेरिएबल हो गए, x1 हो गया और नीचे हो गया x2। अब इनका कंट्रीब्यूशन लिख देंगे, नीचे x1 का 4 है और x2 का 3 है। ये काम हमने यहां देखिए इस टेबल में हमने कर दिया, x1 x2 4 और 3। अब मैंने आपको बताया आगे के सारे कैलकुलेशन जो है टेबल के भीतर के, वो हम जो नया मेंबर आया है यानी x1 आया है तो x2 आया है, तो x2 की जगह हम क्या करेंगे, जैसे पुराने वाला s2 था, पुराने वाला जो की रो थी, इस की रो की सभी एंट्री में आप भाग दे दोगे की नंबर का, राइट। तो x2 पूरी की पूरी पंक्ति आ जाएगी। तो 9 में 3/2 का भाग दोगे तो 9 इंटू 2/3 हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और इसके बाद में इंटू 2/3 करेंगे 2 से, माइनस का 1/3 आ जाएगा, फिर इंटू 2/3 आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे के सारे जो x2 की वैल्यू आ गई 601 माइनस 1/3 और 2/3, राइट। बिल्कुल एक तरीका, सेम तरीका है कि पुरानी वाली की रो में की नंबर का भाग दे देते हैं तो नई पंक्ति आ जाती है, नया मेंबर के पंक्ति का पूरा कैलकुलेशन हो जाता है, यानी x2 पूरा आ गया। अब दूसरी वाली जो पंक्ति होती है उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें फॉर्मूला अपनाना पड़ता है, और वो फॉर्मूला हमारा क्या है, ओल्ड एंट्री माइनस, यानी x1 की ओल्ड एंट्री, यानी इससे पहले वाली टेबल की ओल्ड एंट्री माइनस की कॉलम इंटू की रो बटा की नंबर। ये दूसरी पंक्ति निकालने का हमारा फॉर्मूला है। तो हम हेडिंग लगाएंगे x1 पंक्ति की प्रविष्टियां, फिर उसका फॉर्मूला लिख देंगे ओल्ड एंट्री माइनस की कॉलम इंटू की रो बटा की नंबर पूरा ब्रैकेट में। इसके बाद में जब हम लिखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो आपको कैलकुलेशन करने हैं उनको हम एक साथ वर्टिकली लिख लेते हैं, जैसे x1 q, x1 x1, x1 x2, x1 s1, x1 s2। ये खाने हमें भरने हैं, जो खाने हमें भरने हैं उसको पूरी पंक्ति में सब में x1 तो साथ रहेगा क्योंकि पूरी पंक्ति x1 वाली है, और साथ में ये q और x1 ये कर दिए। तो ये हम नीचे जैसे ये हमने भर दिए, फिर इक्वल इक्वल का हमने भर दिए, इन सब की ओल्ड एंट्री हमने भर दी, जैसे 15 1 1/2 1/2। ये जो है ये देखिए पीछे वाली टेबल की ओल्ड एंट्री थी, यानी की रो वाली, यानी s2 वाली, तो 9 माइनस 0 माइनस 3/2 माइनस नहीं सॉरी x1 वाली। तो x1 वाली सारी एंट्री अपन जो है ओल्ड एंट्री हमने भर दी, तो 15 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 0 माइनस, ठीक है, x1 की ओल्ड एंट्री सभी भर दी। और इसके बाद में x1 की सभी ओल्ड एंट्री अपने को भरने के बाद ये सारी एंट्री हमने भर दी, x1 की सभी ओल्ड एंट्री। और इन ओल्ड एंट्री को लिखने के बाद वही की कॉलम सब में 1/2 है, 1/2 है। आप ध्यान देंगे जैसे पुराने वाली जो पंक्ति थी x1, उसके सामने की कॉलम में 1/2 लिखा हुआ है, यानी पंक्ति पुराने वाली, उसका की कॉलम की जो एंट्री है वो 1/2 है, तो सब 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो की कॉलम तो हो गया। फिर की रो के लिए s2 वाली पूरी रो लिखनी होती है, जो अलग अलग वैल्यूज आती हैं। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना होता है कि दो वैल्यू तो सेम रहती हैं। कौन सी दो वैल्यू सेम रहती हैं, की रो और की नंबर वाली, और की रो वाली सब अलग अलग होती हैं। तो जैसे की रो वाली अलग अलग लगेंगे तो 9 0 3/2 माइनस 1/2 और 1 है ना, ये सब अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे। और नीचे सब में की नंबर आपको लिखना ही है, तो की नंबर का भाग देंगे, यानी 3/2 नीचे करेंगे तो इंटू 2/3 हो जाएगा सब में। तो ये देखिए आप ध्यान देंगे सब में इंटू 2/3 2/3 2/3 2/3, देखिए सेम फिगर है, पहले वाली 1/2 1/2 सब में सेम है। और ये एक फिगर आपको की रो वाली है वो डिफरेंट लेनी होती है। इस तरीके से इन सभी कैलकुलेशंस को, ब्रैकेट वाले कैलकुलेशन को फर्स्ट सोल्व द ब्रैकेट एंड देन डिडक्ट फ्रॉम ओल्ड एंट्री। तो ये आप करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 12 1 0 2/3 माइनस 1/3, राइट। इन सभी एंट्रीज को भर दीजिए। ये हमने टेबल थर्ड के अंदर सभी एंट्रीज को फिलअप कर दिया, और ये फिलअप करने के बाद आप ध्यान देंगे तो देखिए ये फिलअप करने के बाद सॉरी ये लिखने में थोड़ा यहाँ रह गया, x1 के नीचे अपने लिखा नहीं, x1 के नीचे जो है वो रिजल्ट 0 आएगा। जैसे x1 के नीचे भरा नहीं गया है, ये NR इसके अंदर पूरा ले लिया, बाकी तो हमने भर दिए, 0 माइनस 2/3 माइनस 2/3 आ गया,
लेकिन ये x1 का भी जो है वो आप इसको करेक्ट कर लेना। x1 के नीचे अपने 4 में से माइनस करेंगे, 4 इंटू 1 और 0 इंटू 3, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो x1 के नीचे 0 आएगा, इसको आप करेक्ट कर लेना। और x2 के नीचे भी 0 आएगा, s1 के नीचे -5/3 और ये -2/3। ये सभी वैल्यूज जो हैं, सभी चरों की NER की वैल्यू 0 या माइनस आ गई, दैट मीन्स ये टेबल हमारा अनुकूलतम हल प्रदान करती है। ये हमें बिल्कुल फाइनल हल प्रदान करती है टेबल थर्ड, क्योंकि इसके सभी वैल्यूज NER की 0 या माइनस आ गई। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा सा बात है, आंसर हमेशा Q वाला आंसर होता है। जैसे x1 की वैल्यू जो क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी होती है कि कितनी मात्रा बनाएगा प्रत्येक उत्पाद की, तो x1 की 12 बनाएगा और x2 की 6 बनाएगा, तो उसे मैक्सिमम गेन होगा। और मैक्सिमम गेन कैसे होगा? 12 इंटू 4, C से मल्टीप्लाई कर दो Q को, तो 48 तो x1 का आ गया और 18 उसका आ गया। तो 48 और 18 कितना हो गए? 66 रुपये का लाभ होगा। समझ रहे आप? सभी रिजल्ट आप NER से अपने को फाइनल डिसीजन होता जाता है। x1 की वैल्यू Q 12 आती है, x2 की वैल्यू 6, Q क्वांटिटी 6 आती है, और इसको C से यानी कंट्रीब्यूशन से गुणा कर दो। ये कुल मिलाकर के आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बता देती है कि कितना लाभ हो जाता है। तो ये देखिए, ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसको पूरा तार दिया, तो 4 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 6, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 66। तो ये 66 रुपये का यानी 66 रुपये का लाभ प्रदान करेगी ये टेबल। तो इस तरीके से ये जो आपने एक प्रॉब्लम और आज अपने इसको डिस्कस कर लिया कि भाई किस तरीके से हम जो है वो एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आपको और ले ली गई है, जिससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट टर्म पर अपन एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम लेंगे। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम लेंगे जिसके अंतर्गत सभी जिसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो ग्रेटर देन वाले और प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की हो। तो ऐसी प्रॉब्लम अपन नेक्स्ट टर्म पर इसको लेने की कोशिश करेंगे। तो ये बात है, आपको मैंने PDF के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप उसको आप जाकर के वहाँ से आपको PDF के रूप में भी उसका प्रिंट भी ले सकते हैं इन नोट्स के आप, या आप उनको ऐसे ही आप देखना चाहें पढ़ना चाहें तो आप बिना वीडियो के भी आप इनको देख पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।